हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विनय धाकरे। मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तो सबसे पहले बात आती है कि सर थर्मोडायनेमिक्स जो है कैसे अपने पास जो है हीट ट्रांसफर से अलग होता है या हीट ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स से कैसे अलग है। तो सबसे पहले अपन थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और जैसे जैसे अपन आगे की तरफ चलते जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपके क्लियर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर्स। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सबसे पहले अपने पास थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे कि हीट ट्रांसफर से ये कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या था, यहाँ पे अपन दो चीजों से मिलके ये बना था। एक तो था थर्म और प्लस दूसरा था डायनेमिक्स। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि एक तो अपने पास पॉइंट था इसमें थर्म, और दूसरा पॉइंट क्या था, दिस इज और प्लस इज डायनेमिक्स, राइट। तो डायनेमिक्स अपने पास वैल्यू डायनेमिक्स। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि थर्म का मतलब होता था हीट, थर्म का मतलब क्या होता था, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता था ट्रांसफर। तो यहाँ पे अब बात आई कि सर थोड़ा सा और जनरलाइज किया गया। तो यहाँ पे बात आई कि यहाँ पे जो हीट होता है, दिस इज और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे हीट को एनर्जी लिख दिया गया, और एनर्जी जैसे ही लिखा तो अपने पास डेफिनेशन बना कि जो एनर्जी है उस एनर्जी इंटरैक्शन की वजह से जो सिस्टम और सराउंडिंग है तो उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इस ब्रांच को अपन थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे अपन, तो यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन की बात आएगी। तो डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स का क्या होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, देखिए थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the energy interaction, with the energy interaction, with the energy interaction, with the energy interaction at and its impact, and its impact, and its impact on the properties of the system, on the properties of the system, properties of the system, properties of the system। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई कि थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ। तो एनर्जी इंटरैक्शन, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एनर्जी इंटरैक्शन होगा, और जहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, प्रॉपर्टीज जैसे जैसे अपन बात करेंगे भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये अपन धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिस्टम क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या इंपैक्ट आ रहा है इसको अपन जो डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन एनर्जी के इंटरैक्शन की बात करते हैं, और इसका प्रभाव जो है वो क्या पड़ता है इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसको अपन थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स समझ आया, फिर उसके बाद इसका जरूरत क्या था, इसका एम क्या था, क्या करना चाहता था। तो द एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज कि अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, तो यहाँ पे एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये था कि अगर अपन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें कि एम क्या होगा इसका, तो यहाँ पे जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी था, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना था। जैसे अपन बात करते हैं कि सोलर एनर्जी है अपने पास, सोलर एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, उससे अपन जो है लाइट सोर्सेज बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर सोलर पैनल भी बनाते हैं, या सोलर, आपने देखे होंगे सोलर जो रेफ्रिजरेटर भी आते हैं आजकल, और सोलर लाइट्स भी आती हैं। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अपन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स the aim of thermodynamics the aim of thermodynamics thermodynamics the aim of thermodynamics is to convert aim of thermodynamics is to convert disorganized form of energy disorganized form of energy disorganized form of energy into organized form organized form डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको अपन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस और इसका एम क्या था और इससे अपन कैसे जो है पढ़ते थे इसको, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या डेफिनेशन है, फिर उसके बाद एम अपन ने डिस्कस किया। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन में अपन ने लिखा था कि थर्मोडायनेमिक्स ऐसी ब्रांच होती है जिसमें अपन डील करते हैं एनर्जी के इंटरैक्शन का, और एनर्जी के इंटरैक्शन की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसको अपन डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। और उसका एम क्या था, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब बात आती है कि सर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द सिस्टम। अगर अपन सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन आती है सिस्टम की। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए वैसे। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक ऐसा अपने पास स्पेस होता है, मतलब एक ऐसा क्लोज्ड स्पेस जिसमें अपन अपना स्टडी जो है वो फोकस होता है। मतलब मेरा स्टडी जिस रीजन में लाई करता है, जिस रीजन में अपने पास जो है डिस्कस करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो ये क्या है, एक ऐसा अपने पास क्लोज्ड रीजन है जिसमें हमारी स्टडी फोकस रहती है, उसको अपन सिस्टम कहते हैं। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज सिस्टम। तो एक डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं अपन कि जिसमें मेरा कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन है उसको अपन सिस्टम कहेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल टरबाइन की बात करता हूं, तो टरबाइन मेरे लिए क्या होगा, एक सिस्टम होगा, क्योंकि वो स्पेस में एक रीजन है। अगर मैं एक बोतल की बात कर रहा हूं तो बोतल मेरे लिए क्या होगा, एक सिस्टम होगा। अगर डिफ्यूजर की बात करता हूं तो डिफ्यूजर मेरे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। नोजल की बात करता हूं, नोजल मेरे लिए सिस्टम होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बन सकते हैं। तो यहाँ जिस पे मेरा स्टडी फोकस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन, एनीथिंग एक्सटर्नल, एनीथिंग यहां पे अपन सिस्टम की बात करेंगे तो एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन इज नोन एज सिस्टम, राइट। एक डेफिनेशन तो ये दे सकते हैं अपन कि एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन इज नोन एज सिस्टम, जनरल डेफिनेशन है बिल्कुल। अगर दूसरा डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि जो सिस्टम होता है वो क्या है, एक क्लोज रीजन होता है इन स्पेस इन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। तो अपन यहां पे बात करेंगे, इट इज द क्लोज्ड रीजन इन स्पेस, इट इज द क्लोज्ड रीजन इन स्पेस in which our study is focused, तो ऐसा रीजन जहां पे मेरी स्टडी फोकस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम।
और या एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज सिस्टम, दोनों एक ही बात है, पर अपन यहाँ पे डेफिनेशंस को अलग अलग कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि डेफिनेशन अपने पास सिस्टम का हो गया है। तो यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि सिस्टम आपको समझ आया आई थिंक। सिस्टम क्या है कि जिसमें मेरी स्टडी फोकस है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूँ, एग्जाम्पल में दे सकता हूँ कि मेरे पास एक टरबाइन है वो भी एक सिस्टम है। अगर मेरे पास पंप है वो भी एक सिस्टम है, पंप है वो भी सिस्टम है। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सिलेंडर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट विद वाल्व और विदाउट वाल्व, आप कैसे भी ले सकते हैं, चाहे ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपन सिस्टम को डिफाइन किए हैं तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख देते हैं ईटीसी। ईटीसी मतलब एटसेट्रा। इसके अलावा भी कोई सिस्टम हो सकते हैं, पंप, टरबाइन, डिफ्यूजर, नोजल, बॉयलर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम के एग्जांपल्स प्लस सिस्टम का डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिस्टम आपको आई थिंक क्लियर हुआ कि सिस्टम क्या है। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की, कितने टाइप का सिस्टम होता है। और टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप का है। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ सिस्टम की, राइट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 टाइप का सिस्टम आता है। एक तो आता है फर्स्ट सिस्टम इज ओपन, अगर अपन बात करते हैं क्लोज सिस्टम आता है पहला, क्लोज सिस्टम, और नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम। इसमें से मास ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब फ्लो नहीं करेगा, राइट। दूसरा आता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम और फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम। नेक्स्ट आता है तीसरा की बात करें तो आती है अपने पास दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एक क्लोज सिस्टम आता है, एक ओपन सिस्टम होता है, और तीसरा कौन सा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्लोज सिस्टम को डिफाइन करेंगे, फिर ओपन सिस्टम को, फिर आइसोलेटेड सिस्टम को। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं ओपन सिस्टम को। किसको डिफाइन करते हैं? दिस क्लोज सिस्टम, सॉरी, क्लोज सिस्टम को डिफाइन करते हैं। देखिए क्लोज सिस्टम क्या है, पहले क्लोज सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, मास का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, और एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। केवल एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है। देखिए 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप। अगर ये बोलेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ मैटर, जो उस सिस्टम के अंदर जो मैटर भरा हुआ है उसकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि ये रूम है, अगर इस रूम में अपन देखें तो एक बंदा एंटर हुआ और एक बंदा इसमें से निकल गया, देन मास तो सेम ही रहा ना, मास तो सेम ही रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिटी चेंज हो चुका है। तो आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन क्या होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर, मतलब मैटर का आइडेंटिटी एंड मास और एनर्जी का इंटरेक्शन परमिट होगा। मतलब एनर्जी आप ट्रांसफर कर सकते हैं बट मास का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे कहूंगा, तो यहां पे क्या बोलेंगे अपन कि इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, in this type of system energy mass transfer and identity of matter, identity of matter does not change, but the energy interaction takes place, takes place। एनर्जी इंटरैक्शन हो सकता है बट मास का इंटरैक्शन नहीं होगा।
तो ऐसे सिस्टम को अपन क्लोज सिस्टम कहते हैं, राइट। अब क्लोज सिस्टम के एग्जांपल्स देखिएगा, क्लोज सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम का जो एग्जांपल होगा, दिस इज एग्जांपल इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है विदाउट वेल्व। अगर उसमें वेल्व ना हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाए, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वेल्व। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वेल्व जो है एग्जांपल किसका है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम। ये किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वेल्व। तो ये अपने पास जो है इसका एग्जांपल होगा जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है। देखिए अगर इसका डायग्राम बना के मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर अपन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाए तो ये एक पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है, और इसमें एक पिस्टन बना दिया मैंने, फॉर एग्जांपल दिस इज पिस्टन, राइट, और इसमें वेल्व नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास जो है पिस्टन है। तो ये जो है क्या है, पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन एंड दिस वन इज योर सिलेंडर। और इसमें जो मैटर भरा हुआ है, इसमें जो मैटर भरा हुआ है, मैटर का मतलब मास जो भरा हुआ है इसके अंदर, जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कैसा है, क्लोज है। तो इसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है, मतलब आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, बस मास ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम, राइट। तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अपन देखें तो ये भी बोल सकते हैं कि जो क्लोज्ड मेटल टिफिन बॉक्स आते थे, जो बचपन में अपन मम्मी जो होती थी वो क्या करती थी, गरम पराठे बना के रखती थी सुबह सुबह, डेफिनेटली अपन क्या करते उनको लंच में अपन जो है उनको खोलते, जब अपन स्कूल जाते थे देन लंच में उसको खोलते लंच के टाइम पे, तो उसमें आपको दिखता कि बुक्स जो होती थी, बुक्स जो है गर्म हो जाया करती थी, और जो सब्जी और जो आपका जो पराठा था उसके अंदर, देन डेफिनेटली वो बाहर नहीं निकलता था। उसका मतलब ये था कि वो सिस्टम जो आपने दिया है, जिस क्लोज्ड मेटल टिफिन बॉक्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ दी, किसका एग्जांपल हो जाएगा, क्लोज सिस्टम का, क्योंकि इसमें एनर्जी तो इंटरैक्ट हो रही है इसलिए बुक्स गर्म हो गई, लेकिन मास का इंटरैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अपन एग्जांपल एक और लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, क्लोज्ड मेटल टिफिन बॉक्स, क्लोज मेटल टिफिन बॉक्स। अगर अपन क्लोज्ड मेटल टिफिन बॉक्स की बात करें तो ये भी किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ दी क्लोज सिस्टम, राइट। तो क्लोज सिस्टम आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें अपन मास का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए, और एनर्जी का इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं क्लोज सिस्टम, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है सर। ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ओपन सिस्टम के, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम बोल सकते हैं या फ्लो सिस्टम बोल सकते हैं, इसका मतलब इसमें आप आइडेंटिटी ऑफ मैटर एंड मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ जो ओपन सिस्टम है, तो अपन इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, in this type of system the energy and mass both can be transferred in this type of system, energy and mass both can be transferred, then this type of system is known as open system, right। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ दी ओपन सिस्टम इज टरबाइंस। टरबाइंस जो होते हैं उसमें देखिए, आप यहाँ पे देखें टरबाइंस का एग्जांपल देखिए, मास स्टीम इन भी करता है और स्टीम आउट भी होता है। इसका मतलब मास इन भी किया और मास आउट भी हुआ। तो यहाँ पे जो स्टीम होती है वो उसमें काफ़ी हीट होती है, एनर्जी होती है। देन वो वॉल जो होती हैं वो अपन थ्योरेटिकली तो ये मानते हैं कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब आइसेंट्रोपिक, मतलब कोई हीट ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होता होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं
होता है, यहाँ पे बात करते हैं कि जब एक्चुअल प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी बनती है, उसकी वजह से हीट लॉस जरूर होगी। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि टरबाइंस हैं या पंप्स हैं, पंप्स जो होते हैं, बॉयलर जो होते हैं, बॉयलर जो होते हैं, बॉयलर में देखिए, बॉयलर में आप क्या करते हैं, यहाँ पे मास इन कराते हैं, वाटर इन कराते हैं और स्टीम आउट होती है और कुछ हीट का सप्लाई भी करते हैं, तब वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब पंप हो सकता है, टरबाइन हो सकता है, बॉयलर हो सकता है, इवेपोरेटर हो सकता है, इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में भी ऐसा ही होता है, कंडेंसर भी हो सकता है, कंडेंसर भी हो सकता है, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है और इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो ये कंडेंसर हो सकता है। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो सकता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, सिलेंडर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट विद वाल्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विद वेल्व। मैंने पिछले वाले एग्जांपल में लिखा है विदाउट वेल्व, मतलब विदाउट वेल्व होगा तो क्लोज सिस्टम होगा, और अगर विद वेल्व है तो कैसा होगा? ओपन सिस्टम। तो इसलिए अपन इसको ईटीसी लिख सकते हैं, और भी कई सारे सिस्टम बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ओपन सिस्टम, राइट। तो ओपन सिस्टम के लिए आपको डेफिनेशन ये होना चाहिए, ठीक है। ओपन सिस्टम का डेफिनेशन होगा ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो मैंने एग्जांपल लिखाया था जो क्लोज सिस्टम का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी आई थिंक। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, दूसरा पॉइंट था अपने पास ओपन सिस्टम, और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो कौन सा, कैसा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं और ना आप मास ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन अगर नहीं होता है तो ऐसे सिस्टम को अपन आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, system there is no energy transfer, there is no, there are no energy and mass transfer, there are no energy and mass transfer, and mass transfer। तो यहाँ पे अपन इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर आर नो एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा और कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर या सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन ना हो। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। तो यूनिवर्स जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। बेस्ट एग्जांपल क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स। तो आप जब सराउंडिंग से हीट दे रहे होंगे तो सराउंडिंग की हीट जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन दोनों का आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यूनिवर्स में एनर्जी क्या है? कंजर्व है। इसलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे तो मास भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है। तो डेफिनेटली अपने पास यूनिवर्स क्या हो जाएगा? उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम का। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जो आपका टिफिन बॉक्स आता है, सॉरी जो आपका थर्मोफ्लास्क आते हैं, थर्मोफ्लास्क जो एग्जांपल होता है वो भी किसका होता है? वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, वेल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क जो आप चाय पीते हैं, जिस आपने देखा होगा कि जो मिल्टन का या किसी भी कंपनी का जो क्या आता है, थर्मोफ्लास्क आता है, उसमें चाय जो रखते हैं अपन वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। गर्म क्यों रहती है? क्योंकि उसमें जो अपने पास यहाँ पे उसको इंसुलेटेड बनाया जाता है। जो अंदर वाली वॉल और बाहर वाली वॉल जो होती हैं उसमें आपने देख हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको पढ़ाया जाता होगा कि यहाँ पे जो वेल इंसुलेटेड उसको बनाया जाता है थर्मोफ्लास्क को। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क होता है। वेल इंसुलेटेड कैसा होता है? थर्मोफ्लास्क। तो यहाँ पे सिस्टम आपको समझ आया आई थिंक, और आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम भी आपको क्लियर हुआ होगा।
तो एक सिस्टम समझ में आया और एक टाइप्स ऑफ सिस्टम समझ आया। अब आपने कहा कि सर आपने ये भी बोला था कि सिस्टम और सराउंडिंग और ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हैं, लेकिन इसमें आपने बताया था कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो अपने पास इस थर्मोडायनेमिक्स के कैसे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर वैसे एक्चुअल में ये अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि यहाँ पे अपन बात करते हैं एनर्जी के इंटरैक्शन का। किसका एनर्जी, किसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था थर्मोडायनेमिक्स में, कि इसमें एनर्जी के इंटरैक्शन का अपन जो है डिस्कस करते हैं। वहाँ जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि वहाँ रेट ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसलिए वहाँ केवल ये आता है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो एक सिस्टम से एनर्जी दूसरे सिस्टम में जा रही है, 50 किलो जूल एनर्जी जाती है। फॉर एग्जांपल 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बट ये कंफर्म नहीं था इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि ये एनर्जी इंटरैक्शन जो होगा वो कितने टाइम में होगा। टाइम रेट पता नहीं था, टाइम नहीं पता था, इसलिए अपने पास हीट ट्रांसफर आया। उसने बताया कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, देन डेफिनेटली वहां आपको टाइम पता होगा कि कितने टाइम में ये ट्रांसफर हो रही है। इसलिए वहां अपन रेट ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन की बात करते हैं और यहाँ केवल एनर्जी इंटरैक्शन की बात करते हैं, राइट। तो इसलिए अपने पास यहाँ पे बात आती है कि एक तो बात ये डिफरेंस आया, दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एचएमटी में, जो आपने एच एंड हीट ट्रांसफर में जो पढ़ा था, वो एनर्जी इंटरैक्शन जो होता है वो तीन टाइप से हो सकता है। कंडक्शन हो सकता है, कन्वैक्शन हो सकता है और रेडिएशन हो सकता है। कंडक्शन के लिए आपने पास जो था वो फोरियर्स लॉ था, और कन्वैक्शन के लिए आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था, और तीसरा जो लॉ था वो था रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दिस इज Q बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4, ये आपने पढ़ा होगा शायद। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें एनर्जी का इंटरैक्शन होता है और इसमें जो है तीन लॉ पे बेस्ड होता है। ये पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और वहाँ जो बात करते हैं वो हीट ट्रांसफर कौन से टाइप से हो सकता है। तो वहां पे जो हीट ट्रांसफर होता था वो कंडक्शन, कन्वैक्शन और रेडिएशन से होता था, राइट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ एनर्जी के इंटरैक्शन का डिफरेंस करते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो देखिए एनर्जी इंटरैक्शन का मतलब समझिए कि अगर ये कोई सिस्टम है, राइट, दो सिस्टम है, इसमें से एनर्जी 50 किलो जूल फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर में जा रही है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैंने यहाँ पे कहा कि एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये एनर्जी कितनी देर में ट्रांसफर होगी। इसको ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एचएमटी सब्जेक्ट आता है, हीट ट्रांसफर आता है, वो ये बताता है कि आप एक जो आपका सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम में कितनी देर में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको अपन एचएमटी में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए यहाँ एनर्जी इंटरैक्शन का डिस्कशन होता है, वहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वो रेट ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन का करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सराउंडिंग की। ये सिस्टम था, अब बात आती है सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस हैं और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सिस्टम, सराउंडिंग, इनकी डेफिनेशंस आप बताएं। तो सिस्टम, सराउंडिंग, आइसोलेटेड सिस्टम, कितने टाइप का सिस्टम होता है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए कई बार एग्जाम में आता है, राइट। सबसे पहले अपन बात करते हैं सराउंडिंग की। तो सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को कंसीडर कर लिया हूं तो उसके बाहर जो सब कुछ बचा हुआ है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो यहां पे अपन बात क्या करेंगे, एनीथिंग external to the system, external to the system, anything external to the system is known as surrounding, is known as surrounding। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बोतल लिया, बोतल मेरे लिए क्या था, एक सिस्टम था, और बोतल के बाहर जो सब कुछ बच गया वो क्या था, सराउंडिंग था, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ दें तो डेफिनेटली अपने पास क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज यूनिवर्स। तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाहर जो कुछ है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। जैसे अपन बात करते हैं बोतल, और बोतल के बाहर जो कुछ बचा वो क्या है, सराउंडिंग है। अगर मैं रूम की बात कर रहा हूँ तो रूम मेरे लिए क्या है, सिस्टम है, और बाहर क्या है, सब सराउंडिंग है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सिस्टम, सराउंडिंग क्या है। तो एग्जांपल आपको सराउंडिंग का समझ आया होगा कि अपन सराउंडिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, बाउंड्री क्या होती है।
थर्मोडायनेमिक बाउंड्री की बात आती है तो देखिए बाउंड्री क्या होता है कि अगर अपन बाउंड्री की बात करें तो ये क्या होती है, एक लेयर होती है, एक परत होती है, और ऐसी परत होती है जो लेयर होती है कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। इट इज अ लेयर, इट इज अ लेयर। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द लेयर which separate the system and surrounding, which separate the system, and surrounding। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री। उसको क्या बोलते हैं अपन, बाउंड्री। तो बाउंड्री आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बाउंड्री क्या होती है, इट इज द लेयर विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली लेयर को अपन बाउंड्री कहते हैं। आप देखिए बाउंड्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको एग्जाम में लिखना होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। पहले अपन बात करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग की, फिर बाउंड करेंगे बाउंड्री की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने सिस्टम डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी आपने पढ़ा, ये सिस्टम था। और इसके बाहर जो बच गया सब वो क्या था, सराउंडिंग था। दिस इज योर सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री। दिस इज योर बाउंड्री, राइट। तो ये सिस्टम था, सराउंडिंग था और उसकी बाउंड्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात आती है सराउंडिंग क्या था। सराउंडिंग इस सिस्टम से बाहर जो सब कुछ बच गया उसको सराउंडिंग कहते हैं। और इन दोनों को जो सेपरेट करती है लेयर उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बाउंड्री। तो बाउंड्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको डिस्कस करना होता है कि बाउंड्री के रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या हैं। वो देखिए कि एक पॉइंट तो ये है बाउंड्री के रिगार्डिंग, इज द फर्स्ट पॉइंट इज बाउंड्री जो है वो फ्लैक्सिबल और रिजिड हो सकती है। मतलब अगर बाउंड्री को अपन देखें तो रूम है, अगर रूम की बाउंड्री को देखें तो रूम क्या है, एक फिक्स बाउंड्री है, राइट। तो फिक्स बाउंड्री है, इसका मतलब ये है कि ये फिक्स भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, मूवेबल। जैसे अगर बैलून लिया मैंने, सिस्टम बैलून ले लिया, देन बैलून की बाउंड्री फ्लैक्सिबल होंगी। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी बाउंड्रीज। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे इसके, बाउंड्री के। तो पहला पॉइंट ये है कि बाउंड्री में बी फ्लैक्सिबल, बाउंड्री में बी फ्लैक्सिबल और रिजिड। देखिए बाउंड्री जो है वो फ्लैक्सिबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। फ्लैक्सिबल का मतलब आपको आई थिंक समझ आया होगा। अगर बैलून ले लें अपन तो वो एक फ्लैक्सिबल बाउंड्री है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको। लेकिन रिजिड ले लें, देन जैसे अपन रूम की बाउंड्री ले लें या बोतल की बाउंड्री ले लें, तो बोतल में आप पानी भर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या है अपने पास, कैसी बाउंड्री है उसकी, रिजिड बाउंड्री। तो रिजिड बाउंड्री हो सकती है या फ्लैक्सिबल हो सकती है। दूसरा, ये जो बाउंड्री होती है वो रियल और इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर अपन बात करते हैं कि ये बाउंड्री रियल और इमेजिनरी भी हो सकती है, तो बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी। तो सबसे पहले बात आती है कि सर रियल कहाँ पर होती है। अगर अपन रूम की वॉल ले रहे हैं तो वॉल ऑफ द रूम इज रियल बाउंड्री। अगर इमेजिनरी की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो अपन कंसीडर किए हैं वो बाउंड्री जो है, अंदर की जो बाउंड्री है वो कैसी है, दिस इज योर इमेजिनरी बाउंड्री, राइट। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एक तो अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बाउंड्री के रिगार्डिंग बाउंड्री जो है फ्लैक्सिबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कैसी हो सकती है, तीनों टाइप की हो सकती हैं, रेजिडेंट बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और दूसरा पॉइंट क्या था, दिस इज और रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज। तो आपको, और जो थिकनेस होती है, तीसरा पॉइंट मैं लिखना भूल गया, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो थिकनेस होती है इसकी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री इज वेरी नेग्लिजिबल। द थिकनेस ऑफ बाउंड्री, द थिकनेस of boundary is negligible। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बाउंड्री की जो थिकनेस होती है उसको अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब
बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। थिकनेस जो होती है इसकी, चाहे कितनी भी मोटी बाउंड्री रही हो, लेकिन इसकी थिकनेस को हमेशा अपन क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। इसलिए जो यूनिवर्स होता है, ये यूनिवर्स होता है वो होता है सिस्टम और प्लस का सराउंडिंग, ओनली सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ओनली सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा, राइट। यहाँ बाउंड्री ऐड नहीं होता है, हमेशा सिस्टम प्लस सराउंडिंग होगा, इसलिए अपन यूनिवर्स जो होते हैं ये यूनिवर्स होगा, क्या होगा अपने पास, यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्री ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी थिकनेस को अपन 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि यहाँ पे जो सिस्टम की बात होगी, और सिस्टम के बाद अपन ने बात की कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, फिर बाउंड्री की बात की, और फिर अपन ने किसकी बात की, सराउंडिंग। तो बेसिक डेफिनेशंस जो है वो अपन चल रहे हैं, और बेसिक डेफिनेशंस में मैं सिस्टम और सराउंडिंग को पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। देखिए सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये किसी सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब किसी सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स को जो डिफाइन करती हैं उनको अपन प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इट इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, इट इज द करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, इट इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स को अपन जो है प्रॉपर्टीज बोलते हैं, राइट। अब सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर अपन बात करते हैं सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ये 2 टाइप की होती हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज। कितने टाइप की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब समझ में आ रहा है, ये देखिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। बट कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। तो यहां पे 2 टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक तो आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये क्या है, जैसे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है। तो टाइप्स इसके कितने होते हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इनको डिफाइन करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। देखिए इंटेंसिव का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे इन आ रहा है, इन आपको दिख रहा है, इन आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो इन का मतलब होता है यहाँ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास से इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास से इंडिपेंडेंट हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। देखिए इसका मतलब भी इंटेंसिव है, मतलब इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, और अगर एक्सटेंसिव आपसे पूछता है तो इसका मतलब डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास। ये इंडिपेंडेंट ऑन मास होती है, और ये कैसी होगी, इंडिपेंडेंट ऑन मास, ये मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एक तो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव का मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। अब इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, और कहीं कहीं ये इंट्रिंसिक भी लिखा होता है, इंट्रिंसिक भी पूछ लेता है कभी कभी, राइट। तो इंट्रिंसिक या इंटेंसिव, और इसको अपन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिनका मास सिस्टम जो जो मास से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब सिस्टम के अंदर मास इन कर दें, आउट कर दें,
तो इसमें जो है वो चेंजेस नहीं होंगे, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर निर्भर नहीं करती हैं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टीज, it is the properties it is the properties which does not depend, it are the properties which does not depend which does not depend on the mass of the system. It does not depend upon the mass of the system. अगर अपन बात करते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज द प्रॉपर्टीज, इट इज द प्रॉपर्टीज, इट इज द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, वी डू नॉट डिपेंड, सॉरी, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के मास पर निर्भर ना करें तो ऐसी प्रॉपर्टीज को अपन इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग? तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब समझिएगा कि अगर अपन एग्जांपल दें अपन, तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल होगा, दिस इज योर प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर। और अगर अपन प्रेशर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, या अगर अपन थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी किससे इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो सकती है, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो सकती है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर डेंसिटी भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, डेंसिटी, ये भी अपने पास एग्जाम्पल किसका है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ कि ये एग्जाम्पल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एग्जाम्पल। अब इसको अपन जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर, मैंने यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे अपन एक कंसीडर करते हैं रूम, लेट अस कंसीडर इज अ रूम। इंटेंसिव को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अपन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन ने एक रूम लिया है और इस रूम में जो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 3 पार्ट किए हैं इसके, फॉर एग्जांपल जो 3 पार्ट ऑफ दिस रूम, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 नंबर रूम है, दिस इज जो 2 नंबर रूम, और दिस इज जो 3 नंबर रूम, राइट। अब अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो देखिए पहला पॉइंट देखिए इसमें कि अगर प्रेशर देखें तो इस रूम में, अगर मैं मान लीजिए एक मेरे पास रूम है, उस रूम में हॉल है, उस हॉल में मैंने 3 पार्ट कर दिए। देन अगर अपन उसमें देखें तो हर एक कमरे में जो प्रेशर होगा, हर एक कमरे में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। अगर अपन इसमें प्रेशर देखें तो इसमें पी होगा, इसमें प्रेशर देखें तो भी इसमें पी होगा, और इसमें प्रेशर देखें तो भी पी होगा। एक हॉल है, उसमें 3 पार्ट कर दिए, देन 3 पार्ट में प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। एयर का प्रेशर एग्जैक्टली कैसा होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये मास जो है, यहाँ जो मास था वो एयर का मास m1 रहा होगा, इसमें m2 रहा होगा, और इसमें m3 रहा होगा, क्योंकि इसमें कम जगह है, स्पेस कम है, मास कम होगा। इसमें स्पेस ज़्यादा है, मास ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा। तो इसकी बात करते हैं कि मास से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब मास पर ये निर्भर नहीं कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर होगा वो भी P होगा, इसलिए प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर, अगर आपने एक हॉल लिया है और उस हॉल के 3 पार्ट किए हैं, तो पहले पार्ट में अगर टेम्परेचर T है तो दूसरे पार्ट में भी टेम्परेचर कितना रहा होगा, T रहा होगा, और तीसरे में भी कितना रहा होगा, T रहा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उस हॉल का, तो तीनों रूम का टेम्परेचर कैसा रहा होगा, T ही रहा होगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका बाहर भी टेम्परेचर कितना रहेगा, T रहेगा। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी एयर का, यहाँ अगर रो है, इस रूम में रो है, तो इसमें भी रो ही होगा, और इसमें भी कितना होगा, रो होगा, और इसमें बाहर भी कितना है, रो है। तो इसका मतलब ये है कि ये मास पर निर्भर नहीं कर रही है जो प्रॉपर्टीज, उनको सब प्रॉपर्टीज को अपन इंडिपेंडेंट कहते हैं मास से, तो उसको अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी विद एग्जाम्पल
कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, प्लस आपने पढ़ा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि अपन जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो जिनका जो मास है वो इंडिपेंडेंट होती है मास से, और दूसरी प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, डेंसिटी, ईटीसी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटेंसिव है। अब अपन बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे अपन किसकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देखिए सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। पहला पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पर निर्भर करती हैं, मतलब मास पे डिपेंड करती हैं। तो यहां पे अपन बात करेंगे कि इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टीज which depend upon the mass of the system, mass of the system। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर निर्भर करती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपको आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, एक तो एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन वॉल्यूम, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं एंथैल्पी हो सकता है, एंट्रोपी हो सकता है, एंट्रोपी हो सकता है, और एंट्रोपी हो सकता है, और जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने, जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे एग्जांपल फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब अगर अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सेप्ट हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हीट और वर्क जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं है, पाथ फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शंस हैं, पाथ फंक्शंस हैं। इसलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी। जैसे एग्जांपल, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, या इंटरनल एनर्जी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, राइट। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, these are the examples of the extensive properties, extensive properties, right। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहें विद द एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे अपन ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, वैसे ही अपन इसको डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक हॉल था, एक बड़ा सा हॉल ले रखा है, और इस हॉल के 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं। 3 पार्ट में इस हॉल के करता हूँ। There are 3 parts of this hall, right। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे अगर अपन मास देखें तो इसमें m1 है, ये रूम नंबर 1 है, दिस इज योर हॉल नंबर 2, और 3 नंबर ये है, राइट। तो इन तीनों में डायमेंशंस इसकी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो मास होगा वो m1 होगा, यहाँ पे m2 होगा, और यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, दिस इज योर m3, राइट। तो यहाँ पे m2 है और यहाँ पे कितना है, m3 है, ठीक है। अगर अपन वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ वॉल्यूम V1 होगा, डेफिनेटली यहाँ वॉल्यूम कम है, और यहाँ वॉल्यूम जो है वो V2 है, यहाँ वॉल्यूम कितना है, V3 है। इसका मतलब ये है कि टोटल मास अगर m है और यहाँ वॉल्यूम अगर v है, तो डेफिनेटली ये डिफरेंट हैं। जैसे जैसे मास चेंज हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसलिए अपन मास जो है और वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम जो है वो मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ बात करते हैं कि जो वॉल्यूम है, और अगर यहाँ पे अगर यहाँ मैं बात करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ke1 है, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ke1 रही हो तो यहाँ पे ke2 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर मतलब m पे डिपेंड कर रहा है। डेफिनेटली अपने पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ke3, और बाहर कितना हो जाएगा, ke। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मास चेंज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं। पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहें तो mgh होता है, वो भी चेंज होगा। तो यहाँ जैसे जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी की, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर मास पर निर्भर कर रही हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पे अपन
कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आपको उसमें क्लासीफाई करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन, और अगर अपन बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तो उसका भी क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, कि एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्लियर हुआ। अब इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि पहला पॉइंट तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि नोट में अपन दो पॉइंट को लिखें। देखिए ये नोट इसलिए लिखाए जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और इनको कोई नहीं लिखेगा, आप लिखाएंगे तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नोट की, कि अगर आपसे पूछता है कि नोट क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, the ratio of two extensive properties are always an intensive property। देखिए दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कैसे अपन डिफाइन कर पाएंगे इस चीज को? अगर जैसे एग्जांपल में मैं देखना चाहूं कि इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। देखिए रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बाई क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मास क्या है? मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दिस इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, and volume is also an extensive property, both are the extensive properties। अगर दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो इन दोनों का रेशियो लें अपन, तो डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो आपके पास डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम जो है वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो आई थिंक नोट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नोट की बात करते हैं कि जितनी भी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑल स्पेसिफिक फॉर्म आर ऑलवेज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑलवेज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। दोबारा सुन लीजिए, ऑल स्पेसिफिक फॉर्म आर ऑलवेज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे जैसे एग्जांपल बात करते हैं कि अगर अपन सॉरी एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव ऑल स्पेसिफिक फॉर्म आर ऑलवेज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसे? देखिए प्रॉपर्टी कैसे होगा कि अगर अपन बात करते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं स्मॉल h से डिनोट करता हूं इसको, देन ये मास, सॉरी ये एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी को कैपिटल H से डिनोट करते हैं और मास से डिवाइड कर दें इसको, तो ये m से डिवाइड होगा, तो इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मास पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो मास था वो ये वाला मास जो है उसको क्या कर देगा? हटा देगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगा वो कैसा होगा? एक एक्सटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ कि यहाँ पे जब भी स्पेसिफिक टर्म आएगा तो स्पेसिफिक टर्म को देखते ही आप क्या करेंगे
कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, जिसके आगे स्पेसिफिक लगा होगा वो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी हो सकता है, स्पेसिफिक इंटर एनर्जी हो सकता है, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, जो भी आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंट्रोपी, जो भी स्पेसिफिक जिसके आगे लगा हुआ है वो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो दो नोट थे इसमें, एक तो आपके पास जे एसी का जनरलाइजेशन है, इसी नोट का थोड़ा सा जनरल कर दिया इसको। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि दो रेशियो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। किसी ने पूछा कि सर दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, तो मैंने बताया कि दो इंटेंसिव हैं तो इसका मतलब ये ऊपर वाली इंटेंसिव है, नीचे वाली इंटेंसिव है, तो डेफिनेटली इंटेंसिव ही आएगा। देखिए इंटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव क्या होगा, इंटेंसिव, दो एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव करें तो एक इंटेंसिव आएगा। अगर एक एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है, अगर एक एक्सटेंसिव है और एक कैसी है, इंटेंसिव है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव। अगर ऊपर एक्सटेंसिव है नीचे इंटेंसिव है तो डेफिनेटली ये एक्सटेंसिव ही आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा और जिसके आगे स्पेसिफिक लगा होगा वो सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इंटेंसिव होगी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आई थिंक आपको दोनों क्लियर हुए होंगे। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे, कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.